गरीब पायल उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता हरिया, मीनाक्षी और छोटी अपाहिज बहन राधिका के साथ रहती है। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और मीनाक्षी घर में अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलाई का काम करती है। एक शाम, पायल खाने की व्यवस्था कर दे, तेरे बाबा आते ही होंगे। पायल मिट्टी के चूल्हे के पास खाना बनाने बैठ जाती है। थोड़े समय बाद हरिया एक आदमी के साथ घर आता है। अरे शामू भाई, आप? मीनाक्षी, शामू भाई हमारी पायल के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। लड़के का नाम अरुण है, जो पास के ही गांव में अपने माता पिता के साथ रहता है और वो एक कारखाने में काम करता है। तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं 3 दिन बाद लड़के वालों को लेकर आपके घर आऊंगा, फिर हम आपस में बैठकर रिश्ते की बातचीत कर लेंगे। शामू वहाँ से चला जाता है। बाबा, आप क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करवा रहे हो? मुझे अभी पढ़ाई करना है। बिटिया, पढ़ाई करके क्या कर लेगी तू? शादी के बाद तो तुझे घर गृहस्थी ही संभालनी है ना। पायल का रंग काफी सांवला था। वो इस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन पायल रोज की तरह अपनी 2 अमीर सहेलियां रिया और नेहा के साथ उसी गांव के कॉलेज में आती है। नेहा, रिया पायल की बचपन की सहेलियां हैं। तभी पायल उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, यार मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। इसका मतलब तू हमसे दूर हो जाएगी पायल। ये तीनों सहेलियां एक दूसरे की जान है। ये हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाती आ रही हैं। 2 दिन बाद पड़ोस के गांव का गरीब मनोहर अपनी पत्नी शांति और बेटे अरुण के साथ पायल के घर आता है। हमें पायल पसंद है और हम 8 दिन बाद ही बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं। ये तो काफी कम समय है बहन। ये हमारे खानदान की परंपरा है। हमारे खानदान में जितने भी लोगों की शादी हुई है वो रिश्ता तय होने के 8 दिन बाद ही हुई है। इसीलिए हम अरुण की भी शादी 8 दिन बाद करवाना चाहते हैं। ये लोग तो 8 दिन बाद ही शादी करवाने की बात कह रहे हैं। अब क्या करूं? दोनों परिवार में बातचीत का सिलसिला चलता रहा। 8 दिन बाद हरिया अपनी बेटी पायल की शादी करवा देता है। शादी में मीनाक्षी पायल को अपनी सिलाई मशीन दे देती है। शादी की पहली रात पायल पास के गांव में अपने छोटे से ससुराल में अपने कमरे में बैठी थी। एक बार अरुण जी से बात करके देखती हूँ, शायद वो मुझे आगे पढ़ाई करने की अनुमति दे दे। थोड़े समय बाद अरुण कमरे में आता है। नहीं पायल, मैं तुम्हें आगे पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों अरुण जी? पायल, मेरे बाबा एक बीमारी से जूझ रहे हैं और माँ को डायबिटीज है और मेरी कमाई देखो इतनी कम। मैं बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला पाता हूँ। अगले दिन शाम को अरुण अपने दोस्त महेश के साथ कारखाने से बाहर आता है। चल भाई अरुण, मैं क्लब जा रहा हूँ। यार महेश, तू ये जुआ मत खेला कर। अरे जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल नहीं भाई, जुआ खेल कर तो मैंने अपना 3 लाख रुपए का कर्ज चुकाया है। कारखाने से हमारी कमाई कितनी कम होती है तुझे पता है? मैं रोज के जुए में हजारों रुपए जीत रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? अब 200 रुपए में कहाँ परिवार का गुजारा हो पाता है। इसीलिए मैं जुए में पैसे जीतकर सही से अपने परिवार का गुजारा चला पाता हूँ। महेश वहाँ से चला जाता है। अगर मैं भी जुआ खेलकर पैसे जीतने लगा तो हमारी गरीबी भी जल्दी दूर हो जाएगी। तभी अरुण जुआ खेलने क्लब में आता है। थोड़े समय बाद वो जुए में 10,000 रुपए जीत जाता है। अरे वाह, मैं तो 10,000 रुपए जीत गया। अब अरुण और जुआ खेलने लगता है और थोड़े समय बाद वो जुए में जीते हुए सारे पैसे हार जाता है। मैं तो सारे पैसे हार गया। अरुण घर आता है। जी, इतना समय कैसे लगा आपको आने में? वो कारखाने में ज्यादा काम था। माँ, मैंने आपको पैसे दिए थे, उनमें से कुछ पैसे दीजिए ना मुझे। वो महेश को पैसे चाहिए। शांति अरुण को 1,000 रुपए देती है और अरुण वो पैसे लेकर बाहर जाने लगता है। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खा लीजिए। मैं आकर खा लूंगा खाना। मैं महेश को ये पैसे देकर आता हूँ। अरुण पैसे लेकर वापस क्लब में आता है और फिर से जुआ खेलने लगता है। तभी वो सारे पैसे हार जाता है। अब ये सिलसिला हर दिन चलता रहा। इतना ही नहीं, अब जुए के साथ वो शराब भी पीने लगता है। एक रात अरुण शराब के नशे में धुत सड़क से घर की ओर पैदल जा रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आकर अरुण के दोनों पैर अपने नीचे कुचल कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद मना करता था मैं अरुण को कि शराब मत पी,
पर अरुण तू मेरी सुनता ही नहीं था। अब कैसे होगा हमारे परिवार का गुजारा? अब कैसे जी पाएंगे हम भगवान जी। माँ जी, मैं घर में रहकर सिलाई का काम करूँ क्या? बहू, तुझे कौन देगा सिलाई का काम? इस गांव में तो तुझे कोई जानता भी नहीं है। कोशिश करके देखते हैं माँ जी। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। बहुत सही कह रही है शांति। मैं भी कारखाने में अपने लिए कोई काम देख कर आता हूँ। अरुण के साथ हुए हादसे के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो। कुछ दिन बाद पायल के पास अब कुछ लोग कपड़े सिलाने आने लगे। एक रात पायल घर में मशीन पर कपड़े सी रही थी। अरे बहू सो जा, दोपहर से एक जैसे तू सिलाई कर रही है। माँ जी, साधना काकी की बेटी की परसों शादी है और उन्हें कल तक ये कपड़े चाहिए। आप सब आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं भी सजाऊंगी। तभी गांव की निवासी साधना एक लहंगा लेकर वहाँ आती है। पायल बहू, ये लहंगा मेरी बेटी की शादी का लहंगा है। ये लहंगा मेरी बेटी को थोड़ा ढीला हो रहा है, तो तू इसे थोड़ा सा फिट कर देगी? इतना कहकर साधना वहाँ से चली जाती है। पायल उस लहंगे को टेबल पर रखकर सो जाती है। तभी घर में कई सारे बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं और वो उस लहंगे को कुतरने लगते हैं। करीब पूरी रात उस लहंगे को कतर कर वो चूहे उस लहंगे को पूरा खराब कर देते हैं। अगली सुबह जब पायल और सब उस लहंगे को देखते हैं, अरे ये लहंगा कैसे खराब हो गया? अरे इस लहंगे को तो चूहे ने कुतर दिया। बहू, तुझे लहंगा टेबल पर रखने की क्या जरूरत थी? अब क्या करे माँ जी, ये लहंगा तो काफी कीमती लगता है और कल ही साधना काकी की बेटी की शादी भी है। उसे कल ही ये लहंगा पहनना है। अब हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतना कीमती लहंगा? लहंगे की हालत देखकर सब बेहद घबराने लगते हैं। तभी साधना वहाँ आती है। अरे ये क्या कर दिया तूने बहू? इतना कीमती लहंगा तूने खराब कर दिया। काकी जी, वो देख, मेरी बेटी की शादी है और उसे ये लहंगा कल पहनना है। तू कुछ भी करके मुझे लहंगा लाकर दे बहू। काकी जी, मुझे माफ कर दो। अरे ये लहंगा पूरे 40,000 रुपए का है। मुझे शाम तक मेरा लहंगा मिल जाना चाहिए, समझी? साधना वहाँ से चली जाती है। अब इतनी जल्दी इतना कीमती लहंगा लाना पायल और उसके ससुराल वालों के लिए नामुमकिन सा था। शाम का समय। अब साधना बहन आएगी और पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बनकर रह जाएगा। ये सब मेरी गलती है, ना मैं वो लहंगा लेती और ना ये सब होता। पायल बेतहाशा रोई जा रही थी। तभी उसकी बचपन की सहेलियां रिया, नेहा वहाँ पर आती हैं। पायल, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तभी पायल अपनी सहेलियों को सारी बात बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ पायल। अब ऐसा ही दूसरा लहंगा मैं कहाँ से लाऊं रिया? अरे रो मत पायल, हम है ना तेरी सहेलियां, हम ले आते हैं ऐसा ही दूसरा लहंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज साधना काकी को उनका लहंगा जरूर मिलेगा। चल रिया। दोनों सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। करीब 1 घंटे बाद रिया, नेहा सेम वैसा ही दूसरा लहंगा लेकर पायल के घर आती हैं। पायल देख, हम ले आए लहंगा। अरे वाह, ये तो वैसा ही लहंगा है। तभी साधना वहाँ आती है तो पायल उसे वो लहंगा दे देती है। साधना वो लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। बेटियों, हम तुम दोनों का यह एहसान कैसे चुका पाएंगे? तुम नहीं जानती कि तुमने हमारी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। रिया, नेहा, मैं जीवन भर तुम दोनों की आभारी रहूंगी। अरे हमने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, ये करना तो हमारा फर्ज था। आखिर हम सहेलियां जो ठहरे। तभी दोनों सहेलियां पायल को कई सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद पायल उन पैसों से एक कपड़ों की दुकान खरीद लेती है और सिलाई के काम के साथ साथ कपड़े बेचने का भी काम करने लगती है और कमाई करके अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। काली अंधेरी रात में भयानक तूफानी हवाएं चल रही थी। आसमान में बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज गूंज रही थी। पूरे गांव में घना अंधेरा छाया था। उसी गांव में एक बड़े से घर में एक कमरे में बूढ़ी मालती अंधेरे में बैठी कांप रही थी। ओ, ये तूफान कहाँ से आ गया? पता नहीं लाइट कब आएगी। महेश, जानवी, अजीत जी, कहाँ हो सब? अजीत जी। तभी मालती की नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है। अरे आ! मालती की आवाज सुनकर उसका पति अजीत, बेटा बेटी महेश, जानवी तीनों मालती के पास आते हैं। क्या हुआ मालती? माँ, आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? वो खिड़की। तीनों खिड़की की ओर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है।
अभी वो खिड़की के बाहर दिशा बहू थी। माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं सच कह रही हूँ बेटा, अभी खिड़की के बाहर दिशा खड़ी थी। माँ, दिशा मर चुकी है, वो कैसे यहाँ आ सकती है? मेरी बात का विश्वास करो, वो दिशा ही थी। माँ, घर की लाइट गई है, अंधेरे में आपका वहम होगा वो। और दिशा तो बॉडी थी, वो कैसे आपको इतनी ऊंचाई पर दिख सकती है? हाँ माँ, ये कमरा तो घर की दूसरी मंजिल पर है, फिर दिशा का चेहरा कैसे आपको इतनी ऊंचाई पर दिखाई दे सकता है? तुम्हारा वहम होगा मालती। तभी लाइट आ जाती है। तुम सो जाओ मालती, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगले दिन मालती अपने इस परिवार के साथ अपने इस बड़े से घर में रहती है। पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दोनों भाई बहन घर से बाहर आते हैं। पड़ोस वाली महिलाएं अपने घर के आंगन में बैठी बातें कर रही थी। अरे, अब तो रात के समय घर से बाहर निकलना ही दुश्वार हो चुका है हमारा। कितनी भयानक है ना वो लड़की। हाँ, और उसके पैर तो कितने लंबे हैं। बाप रे, घर से भी बड़ी हाइट की लड़की है वो। मुझे तो लगता है वो कोई चुड़ैल या डायन है, तभी तो वो इतनी लंबी है। ये सारी बातें सुनकर महेश और जानवी घबरा जाते हैं। ये किस लड़की की बात कर रहे हैं? पता नहीं कौन है वो डायन और क्यों रोज रात को वो हमारे इलाके में आ रही है। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता, बस उसका शरीर और लंबे पैर ही दिखाई देते हैं। भाई, कहीं माँ को कल रात वही लड़की तो नहीं दिखी थी जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं? दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आधी रात का समय था, सब अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। तभी बाहर सड़क पर एक लंबे पैर वाली ऊंची लड़की आती है। उस लड़की की हाइट घरों से भी बड़ी थी। मैं लौट आई हूँ। तभी वो लंबे पैरों वाली लड़की चलते हुए महेश के घर के पास आती है। इधर जानवी की आंख खुलती है। अरे, जग में तो पानी ही नहीं है। जानवी पानी लेने रसोई में आती है। तभी उसकी नजर रसोई की खिड़की के बाहर पड़ती है तो वहाँ बाहर उसे ऊंचे लंबे पैर दिखाई देते हैं। ये क्या है? जानवी घबराते हुए पीछे हट जाती है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं। तभी वो लड़की नीचे झुककर खिड़की के अंदर देखती है तो उसका चेहरा देखकर जानवी वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन सबको जानवी रसोई में बेहोश पड़ी मिलती है। जानवी, जानवी उठो। सब जानवी को बाहर लेकर आते हैं और जानवी को होश आता है। जानवी, क्या हुआ? तुम रसोई में कैसे सो गई थी? भूत 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 भूत। कल रात मैंने खिड़की से दिशा भाभी को देखा। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या तूने भी उसे देखा? हाँ माँ, उसके पैर बहुत लंबे हो गए हैं। मैंने कहा था ना, वो वापस आ गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये जरूर किसी की साजिश है। आज रात हम घर की छत पर रहकर नजर रखेंगे कि आखिर कौन है जो हमें डरा रहा है। आखिर ये लंबे पैरों वाली लड़की दिशा मालती की बहू कैसे? जबकि जानवी ने कहा था कि दिशा बॉडी है और वो तो मर चुकी है, तो फिर दिशा वापस कैसे आ गई? रात का समय अजीत महेश घर की छत पर थे। आज तो इस लंबे पैर वाली लड़की का पर्दाफाश करना ही होगा। दोनों घर की छत पर लेट जाते हैं। करीब रात के 1 बज रहे थे। अजीत महेश दोनों की आंख लग चुकी थी। तभी वहाँ वही लंबे पैरों वाली लड़की आती है। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ सोए हैं। दिशा एक रस्सी लेती है और महेश अजीत को उस रस्सी से बांधकर उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। अरे कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे। तभी पड़ोस वाली दामिनी अपने घर की खिड़की से दिशा का चेहरा देख लेती है। अरे बाप रे, ये तो मालती बहन की बौनी बहू दिशा है। ये इतनी लंबी कैसे? अगले दिन अजीत महेश के गायब होने से जानवी मालती काफी रोने लगते हैं। तभी आस पड़ोस वाले मालती के घर आते हैं। मालती जी, सच सच बताइए, आपकी बहू दिशा कहाँ है? काकी जी, भाभी तो विदेश गई है पढ़ाई करने के लिए। झूठ मत बोलो, कल रात मैंने अपनी आंखों से दिशा को देखा। वो बौनी लड़की घर की हाइट जितनी लंबी हो चुकी है। देखिए, मेरे पिताजी और भाई कल रात से लापता हैं। आप सब जाइए, हमें उन्हें ढूंढना है। जानवी, तू तुरंत जाकर किसी बाबा को ले। रात का समय था। जानवी एक बाबा को अपने घर लेकर आती है और दोनों बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा, वो चुड़ैल हमारी बहू का रूप लेकर लोगों को डरा रही है।
हमें पूरा यकीन है कि वही चुड़ैल मेरे पति और बेटे को लेकर गई है। आपकी बहू की मौत कैसे हुई थी? बाबा वो भाभी, हमारी बहू मर चुकी है और अब वो चुड़ैल बनकर वापस आ गई और हम सबसे बदला ले रही है। बाबा, मेरे पति और बेटे को बचा लीजिए, वरना वो चुड़ैल उन दोनों को मार देगी। जब वो मर चुकी है तो तुमने सबको ये क्यों कहा कि तुम्हारी बहू जिंदा है? बाबा, हमारी बहू को हमने ही मारा था। क्यों मारा था तुमने अपनी बहू को? ये जाने बिना मैं आपके पति और बेटे को नहीं बचा पाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। पता नहीं कब इस गरीबी से हमें छुटकारा मिलेगा। न महेश की शादी हो रही है, न ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ रही है। मालती और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी गांव का शामू अजीत के घर आता है। शामू भाई, आप? अजीत भाई, महेश के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। लड़की वाले बहुत ही अमीर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम दिया है। बस एक परेशानी है, लड़की बौनी है। उसका एक पैर अपाहिज है और एक पैर छोटा है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है। चुप कर तू। एक तो तेरी कहीं शादी नहीं हो रही और जब रिश्ता आया तो तू मना कर रहा है। पर माँ, वो अपाहिज है, बौनी है। शामू भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप लड़की वालों को जाकर हाँ कह दीजिए। शामू वहाँ से चला जाता है। अरे अक्ल के दुश्मन, तूने सुना कि नहीं? दिशा अमीर परिवार की बेटी है। एक बार शादी हो गई तो हम दिशा के मायके वालों से पैसे पे पैसे लेते जाएंगे और अपनी गरीबी दूर करते जाएंगे। हाँ, और जब हम अमीर बन जाएंगे तो हम दिशा को छोड़ देंगे। तभी कुछ ही दिनों बाद दिशा और महेश की शादी हो जाती है। दिशा अपने ससुराल में थी। उसका ससुराल झोपड़ा घर था। एक रात दिशा महेश अपने कमरे में थे। महेश जी, पिता की सारी संपत्ति मेरे नाम है। मैं पिताजी से कहकर अपने लिए एक नया बड़ा घर खरीद लेती हूँ। अरे वाह, दिशा के नाम पर इतनी सारी संपत्ति है। अगले ही दिन महेश अपने माता पिता को ये बात बताता है। अब हमें दिशा के पिताजी को मारना होगा। उसके बाद हम सब दिशा को लेकर उसके ही मायके में रहने चले जाएंगे और मौका देखकर दिशा और उसकी माँ को भी मारकर उसकी सारी संपत्ति पर राज करेंगे। कुछ दिन बाद महेश अजीत हरीश को बहाने से एक दरिया के पास लेकर आते हैं। दामाद जी, संधि जी, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी महेश हरीश को जोर से धक्का देता है और उसे नीचे दरिया में गिरा देता है। हरीश नीचे सिर के बल एक पत्थर पर जा टकराता है, जिसके बाद उसकी वही मौत हो जाती है। चल बेटा यहाँ से, वरना कोई देख लेगा हमें। दिशा बहू, समधन जी तो अकेली हो चुकी हैं। हम सब उन्हीं के पास रहने चलते हैं, उन्हें हमारा सहारा मिल जाएगा। अगले दिन महेश और सब दिशा के मायके में रहने चले आते हैं और सब वहीं पर रहते हैं। तभी कुछ दिनों बाद मौका देखकर मालती, महेश, मेनका को भी जान से मार देते हैं। एक रात मालती, अजीत, महेश और जानवी चारों मालती के कमरे में थे। दिशा के माता पिता तो गए, अब कल हमें इस दिशा को भी खत्म करना होगा। अगले दिन सब दिशा को बहाने से दूर दरिया के पास लेकर आते हैं और उसे दरिया में धकेल देते हैं। तभी दिशा पुलिस के साथ वहां आती है। दिशा के पैर काफी लंबे थे। दिशा, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं दरिया में गिरकर मर गई थी? नहीं, दिशा दरिया में बहकर पास के गांव में आ गई थी। तभी मुझे दिशा पानी में दिखाई दी और मैं इसे अपने घर ले गया। जब दिशा ठीक हुई तो उसने मुझे सब बताया, तो मैंने इसे एक जादुई पायल दी, जिसे पहनकर रात को दिशा के पैर लंबे हो जाते हैं और वो तुम सबको सबक सिखाने रोज यहाँ आ रही थी। इतनी जान लेने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तभी पुलिस मालती और उसके पूरे परिवार को लेकर चली जाती है और दिशा को अपनी संपत्ति वापस मिल जाती है, जिसके बाद दिशा अपने घर में रहकर अपना जीवन बिताने